अगर आप किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक प्रमुख चुनौती है कि उसका करंट अफेयर का सेक्शन किस प्रकार से तैयार किया जाए। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि आपका करंट अफेयर का सेक्शन पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आपके आज के सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली माइनिंग टूरिज्म पहल किस राज्य ने शुरू की है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करके इसका उत्तर सोचने का प्रयास कीजिए अपने स्तर पर, ताकि अपने स्तर पर भी एक मूल्यांकन आपका लगातार होता रहे, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सके। तो आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण पहल है जहां पर माइनिंग को यानी खनन को टूरिज्म के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, पहली माइनिंग टूरिज्म पहल है। किसके द्वारा इसको एक प्रकार से किस राज्य ने शुरू की है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी झारखंड ने इसके संबंध में एक प्रकार से महत्वपूर्ण योजना बनाई है। चलिए इस पहल के बारे में जान लेते हैं। झारखंड सरकार ने देश की पहली माइनिंग टूरिज्म खान पर्यटन पहल की शुरुआत की है। हाल ही में इसकी घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 21 जुलाई 2025 को की गई है। इस पहल के तहत झारखंड के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी एक प्रकार से हस्ताक्षर हुए हैं। और विशेष तौर से इस पहल का उद्देश्य है कि राज्य की जो समृद्ध खनन विरासत है, आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत से खनिज संसाधन हैं, लगातार वहां पर खनन प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और खनन प्रक्रियाओं में आपको बहुत सी सुरंगें देखने को मिलेंगी, बहुत से ऐसे औजार देखने को मिलेंगे जो आप जानते ही नहीं है। तो इन औजारों के साथ साथ सुरंगें और इनके बारे में जानकारी देने के लिए अगर म्यूजियम डेवलप कर दिए जाएं तो झारखंड में खनन को पर्यटन के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है। इस योजना के पीछे यही उद्देश्य है, यानी उद्देश्य है समृद्ध खनन विरासत को एक आकर्षक पर्यटन अनुभव में बदलने की। पहल आम जनता, पर्यटकों और शैक्षणिक समूहों के लिए खान क्षेत्र को खोलने का भी एक मार्ग प्रशस्त करती है। झारखंड को आप जानते हैं कि खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है, खनिजों से समृद्ध राज्य है और देश के लगभग 40% खनिज संसाधनों का एक महत्वपूर्ण घर है, उसका होम माना जाता है। और विशेष रूप से आप जानते हैं कि जो झारखंड है उसको जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो मिनरल रिसोर्सेस हैं, उसके लिए मुख्य तौर पर जाना जाता है। मुख्यमंत्री सोरेन ने हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में गावा म्यूजियम ऑफ माइंस का दौरा किया था, जहां पर उनको ये विचार आया था। तो इस दौरे के माध्यम से उनको ये विचार आया और इसी को आगे उन्होंने बढ़ाया है। राज्य सरकार जो है यानी झारखंड सरकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ मिलकर एक माइनिंग टूरिज्म सर्किट विकसित करने की योजना बना रही है। जब हम माइनिंग टूरिज्म सर्किट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कई खनन स्थलों को जोड़ करके उन्हें इस प्रकार से विकसित करने की योजना है ताकि उनको एक समूह में टूरिज्म के महत्वपूर्ण स्पोर्ट के रूप में डेवलप किया जा सके, झारखंड में खनन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और खनन को केवल माइनिंग से होने वाली जो आय है, लोगों की आय को केवल माइनिंग से होने वाली आय के रूप में ही डेवलप नहीं किया जाए, बल्कि खनन से होने वाले पर्यटन और पर्यटन के माध्यम से होने वाली आय के एक नए स्रोत के रूप में भी इस पूरे क्षेत्र को डेवलप किया जाए, यही पूरी योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में पाए जाते हैं? मैंग्रोव अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, वृक्ष प्रजाति, वृक्ष या झाड़ी प्रजाति के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? आपने एक क्षेत्र का नाम विशेष तौर से सुना होगा जो कि मैंग्रोव के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, जिसको हम सुंदरबन कहते हैं। कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ही क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंग्रोव वनों को आप सबसे ज्यादा देखेंगे। इस प्रकार से ये वृक्ष आपको दिखाई देंगे, इनकी जड़ें एक प्रकार से नमक सहिष्णु वृक्ष इनको माना जाता है, नमक सहिष्णु वन इनको माना जाता है और इनकी जड़ें इस प्रकार से खारे पानी में टिकी रहती हैं।
नमक सहिष्णु वृक्ष होते हैं, यानी खारे पानी को झेलने की उसके प्रति लचीलापन ये प्रदर्शित करते हैं। एक महत्वपूर्ण वृक्ष और झाड़ी प्रजाति है। और कहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी? समुद्र के किनारे पर, जो कि ऐसे किनारे जिनका पानी अंदर आता रहता है, यानी ज्वारीय क्षेत्र और ज्वार नदमुख, ऐसे क्षेत्र जहां पर नदी समुद्र में मिलती है, तो वहां पर भी एक उथले जल क्षेत्र में आप इनकी अवस्थिति को देख सकते हैं। इनकी एक विशेष प्रजनन प्रक्रिया है जो इनको एक प्रकार से इस क्षेत्र में पनपने में योगदान देती है। उस विशेष प्रजनन प्रक्रिया को जानते हैं विविपरी के नाम से, विविपरी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो बीज हैं, इन पेड़ों के जो बीज हैं, वो पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं, और पेड़ पर अंकुरित होने के बाद जब वो जमीन में, मिट्टी में, कीचड़ में मिलते हैं, तो वहां से अपने आप को जड़ जमा करके ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो एक विशेष प्रजनन प्रक्रिया है। भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है? लगभग 4992 किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना बैठता है? 0.15% बैठता है। पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है, जिसका विस्तार बांग्लादेश तक भी है, उसमें सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र है। उसके बाद भारत का गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं मैंग्रोव क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। कोई पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर मैंग्रोव का एक बहुत ही बड़ी वन प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। सुंदरबन विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। और दूसरा किसको जाना जाता है? दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा में पड़ने वाला भीतरकनिका है। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। भारत ने मैंग्रोव वनों के या मैंग्रोव वृक्षों के पुनरुद्धार और साथ ही जहां पर ये पाए जाते हैं वहां आजीविका के बेहतर स्रोत को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए 2023 में एक योजना शुरू की थी, जिसको हम मिष्टी योजना के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव, यानी मैंग्रोव पहल फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इनके आवास को संरक्षित प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, मैंग्रोव वनों का पुनरुद्धार करना, और यहां पर मत्स्य पालन, शहद, एक प्रकार से मधुमक्खी पालन, शहद पालन, और शहद पालन नहीं कहना चाहिए बल्कि मधुमक्खी पालन कहना चाहिए, उसके माध्यम से जो शहद एक्सट्रैक्ट करते हैं, शहद की प्राप्ति करते हैं, और टूरिज्म को बढ़ावा देकर लोगों की आजीविका में बेहतर, उनकी आय में बेहतर सुधार करने की परिकल्पना मिष्टी योजना के माध्यम से की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 217 की बात हो रही है, और बात हो रही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हाल ही में ये मुद्दा चर्चा में आया है, और चर्चा में आने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हाल ही में जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसके नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। और जब नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है तो इस नियुक्ति के कुछ संवैधानिक प्रावधानों को के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? 217। ये क्या कहता है? ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के माध्यम से की जाएगी। अगर ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वस्तुतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हो, तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, जो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना होगा। लेकिन अगर नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की ही होनी है तो राष्ट्रपति परामर्श किससे करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल से करेंगे। लेकिन अगर नियुक्ति जो है वो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की ना होकर के केवल न्यायाधीश की हो तो राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य के राज्यपाल के अलावा उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे। इस अंतर को भी समझ लीजिएगा। साथ ही आप जानते हैं कि चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया किसके माध्यम से की जाती है? कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम सिस्टम कोई संसदीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित व्यवस्था नहीं है, बल्कि
न्याय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके 3 महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से विकसित व्यवस्था है, जिसको हम न्यायाधीश 3 न्यायाधीश मामला के नाम से जानते हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 और तृतीय न्यायाधीश मामला 1998। इसके माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम विकसित हुआ। तो कॉलेजियम सिस्टम किस प्रकार से क्या कहता है, उसके अंतर्गत कॉलेजियम सिस्टम में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करनी हो तो किसकी सिफारिश महत्वपूर्ण होती है, उसके कॉलेजियम में कौन शामिल होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश की जाती है। लेकिन इनके पास भी प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव में शुरुआती तौर में किसकी भूमिका होती है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करके प्रस्ताव देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। जब किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिस भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है उसका संबंध उस पर्टिकुलर राज्य से न हो, ताकि एक निष्पक्षता के स्तर को बनाए रखा जा सके। और चाहे पदोन्नति हो, पदोन्नति का मामला हो, न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला हो, उनकी नियुक्ति का मामला हो, कॉलेजियम सिस्टम की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, जगदीप धनखड़ या वीवी गिरी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा वीवी गिरी। आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब वो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। अपना कार्यकाल पूरा न करने वाले उपराष्ट्रपति, तीसरे उपराष्ट्रपति वो बने हैं। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था? वीवी गिरी थे। 1969 में इन्होंने लगभग 2 साल बाद इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना था। दूसरे कौन से थे 1987 में जिन्होंने इस्तीफा दिया था? आर वेंकटरमन थे। इन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने लगभग 3 साल बाद इस्तीफा दिया था। तीसरे कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरे नहीं किए हैं। तो ये 3 उपराष्ट्रपति हैं। पहले वीवी गिरी थे, दूसरे आर वेंकटरमन थे और अब तीसरे जगदीप धनखड़ बने हैं जिन्होंने अपना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की गई है। हालांकि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करता है। तो जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उपसभापति जो है राज्यसभा के, वो एक प्रकार से राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो ये व्यवस्था है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर व्यवस्था नहीं है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव किस अधिनियम के माध्यम से होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत होता है। और इसमें जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो कौन बनते हैं? राज्यसभा या लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल बारी बारी से नियुक्त किए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? आपके सामने ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट या दक्षिण कोरिया। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सिंगापुर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पासपोर्ट इंडेक्स किस प्रकार से देशों को प्रथम स्थान और अंतिम स्थान प्रदान करता है। मान लिया किसी के पास भी कोई पासपोर्ट है और वो उस पासपोर्ट के माध्यम से कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता है या वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल के माध्यम से ट्रैवल कर सकता है। तो जितने अधिक संख्या में ट्रैवल कर सकते हैं किसी पासपोर्ट के माध्यम से, उस पासपोर्ट की उतनी ही ताकत मानी जाती है और उसे उतना ही हाई रैंक प्रदान किया जाता है। यही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो 2025 का इंडेक्स आ गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 199 वैश्विक पासपोर्टों और 227 यात्रा स्थलों को, डेस्टिनेशंस को कवर करता है। और ये जो 199 वैश्विक पासपोर्टों और 2027 यात्रा स्थलों को कवर करता है, ये जनवरी का आंकड़ा है। तो अभी का आंकड़ा नहीं है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उन स्थलों की संख्या के आधार पर यह रैंक प्रदान करता है जहां
किसी पासपोर्ट को धारण करने वाले बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। आंकड़े कहां से इसके जुटाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ से इसके आंकड़े प्राप्त होते हैं। वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इन आंकड़ों को संकलित किया जाता है और फिर इनको प्रकाशित कर दिया जाता है। भारतीय पासपोर्ट ने वर्ष 2025 में 8 स्थानों की छलांग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगाई है। अब उसकी रैंकिंग 77वीं हो गई है। पिछले साल कितनी थी? पहले जो इससे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें रैंक कितनी थी? 85वीं रैंक थी। पिछले 6 महीनों में वैश्विक स्तर पर यह सबसे बड़ा सुधार आया है। तो इसमें केवल वर्ष का ही ध्यान नहीं रखना है, कई बार आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि इसमें यहां 6 महीनों में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा सुधार दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि जनवरी 2025 में भी इससे संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने आए थे। तो इसलिए 6 महीनों में एक महत्वपूर्ण सुधार है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा सुधार भारत ने पिछले 6 महीनों में प्रकट किया है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 59 देशों, यानी 59 देशों में नहीं कहना चाहिए बल्कि डेस्टिनेशन कहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि 227 यात्रा स्थलों को यह कवर कर रहा है, जिसमें देश भी स्वाभाविक रूप से शामिल हैं। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें डेस्टिनेशंस कहना सही होगा और इसलिए यहां पर डेस्टिनेशन शब्द का प्रयोग सही हो जाएगा। तो 59 गंतव्यों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा मिलती है भारतीय पासपोर्ट धारकों को। पिछले वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग 5 स्थान गिरकर के नीचे आई थी और अब अगर रैंकिंग में सुधार हुआ है तो इसका कारण माना जा रहा है कि भारत ने कुछ महत्वपूर्ण सामरिक और कूटनीतिक प्रयास किए गए हैं, जिसके माध्यम से भारत की रैंकिंग में बढ़ोतरी हुई है। कई ऐसे देश हैं जो अगर कोई भारतीय पासपोर्ट धारक है तो वहां पर वीजा फ्री यात्रा कर सकता है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड। इसी प्रकार से कई देश वीजा ऑन अराइवल की भी सुविधा देते हैं, जैसे श्रीलंका, मकाओ और म्यांमार। जैसे मकाओ क्या है? क्या देश है या स्वायत्त क्षेत्र है, इसलिए इसको डेस्टिनेशन के रूप में व्याख्यायित किया गया है। मकाओ किसके नियंत्रण में है फिलहाल? मकाओ किसके अधिकार क्षेत्र में काम करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। चीन के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग और ट्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग और ट्रेंड्स, मकाओ की विशेष तौर से याद रखिएगा, कई क्षेत्रों में उसको एक स्वायत्तता हासिल है, इसलिए उसको अलग एक प्रकार से डेस्टिनेशन के रूप में व्याख्यायित किया गया है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग और ट्रेंड्स की बात करें तो सिंगापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 193 स्थानों और देशों में वीजा फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। 193 एक प्रकार से डेस्टिनेशंस में जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो वीजा फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। जापान और दक्षिण कोरिया का जो पासपोर्ट है वो दोनों ही 190 स्थानों में वीजा फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात ने पिछले 10 वर्षों में 34 स्थानों की छलांग लगाई है, 8वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन 2015 में 94वें स्थान पर था, अब 60वें स्थान पर पहुंच गया है और इसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक गतिविधियों को इसका कारण माना जा रहा है कि चीन ने जो अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण सामरिक संबंधों को विकसित किया है वो भी इसका एक कारण है। अफगानिस्तान सबसे नीचे है, केवल 25 देशों में इसके पासपोर्ट धारक वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की रैंकिंग में गिरावट आई है, अब वे 10वें और 6वें नंबर पर है। अमेरिका 10वें पर और ब्रिटेन 6वें नंबर पर है। यूरोपीय देशों की स्थिति इसके अंतर्गत उच्च बनी हुई है। कई यूरोपियन देश हैं जो कि 189, 7 यूरोपियन देश ऐसे हैं जो कि 189 देशों में वीजा फ्री यात्रा से सज्ज है, यानी उनके जो पासपोर्ट धारक हैं वो 189 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अन्य 7 देश जो कि यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं वे 188 देशों या डेस्टिनेशंस में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 5 अगस्त 2021, 26 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2024 या 2 अक्टूबर 2024। क्या होगा सही उत्तर? 2 अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत हुई थी, जो जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को सामने रखता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है आधिकारिक तौर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।
तो ये जनजातीय क्षेत्रों के विकास की सबसे बड़ी पहल के रूप में जाना जा रहा है, सबसे बड़ी जनजातीय विकास पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से की थी। योजना को सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। परिव्यय कितना होगा, इसका खर्च कितना होगा, 79,156 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी होगी, 56,333 करोड़ रुपए। राज्य सरकार की भागीदारी 22,823 करोड़ रुपए होगी। योजना 549 जिलों में लागू की जा रही है और भारत का लगभग ये 549 जिले जो हैं 71% भूभाग को समेटते हैं। 17 मंत्रालयों के आपसी कोऑर्डिनेशन समन्वय के माध्यम से इस योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास चल रहा है। योजना का उद्देश्य यही है कि ऐसे गांवों को जिनकी कम से कम आबादी 500 हो तथा जहां पर 50% से अधिक लोग जनजाति से जुड़े हुए हों, वहां पर इस योजना को लागू करना है। साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों के वे गांव जिनमें कम से कम 50 जनजातीय लोग निवास करते हों, उनको भी इस योजना के माध्यम से कवर किया जाएगा और ये दोनों ही कैटेगरी मिलकर के 549 जिलों का निर्माण कर देती हैं। अब तक इस योजना के माध्यम से 63,000 गांवों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, पहुंचाया गया है लाभ। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह ग्राम अभियान जनजातीय लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर करने में सक्षम है। बहुत से मंत्रालय लगातार कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20 लाख पक्के मकानों का निर्माण जनजातीय क्षेत्रों में किया जा रहा है, जनजातीय जिलों में किया जा रहा है, जनजातीय गांवों में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 2,35,000 बिना बिजली वाले जनजातीय घरों का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 25 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर जनजातीय उत्थान का कार्य इस योजना, इस पहल के माध्यम से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए डील कितनी राशि की हुई थी? आपके सामने एक महत्वपूर्ण डील है जो वर्ष 2020 में हुई थी। इसकी राशि आपसे पूछी गई है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है $400 मिलियन, $600 मिलियन, $800 मिलियन या $1 बिलियन। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा $600 मिलियन। चलिए इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से पहली खेप मिली है अपाचे हेलीकॉप्टर की, और जो समझौता हुआ था वो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए हुआ था। 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त हो गए हैं भारत को जुलाई में, और इसका नाम क्या है? AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ये हेलीकॉप्टर कहां पर पहुंचे? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पर पहुंचे, और इन हेलीकॉप्टरों को जल्द ही कहां पर पहुंचाया जाएगा? जोधपुर में सेना की एविएशन कोर में इनको तैनात किया जाएगा। इनकी कई महत्वपूर्ण खासियतें हैं। जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, इनकी जो क्षमता है, वो इनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत एडवांस्ड है कई मामलों में। जैसे इनका जो एडवांस टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है और साथ ही जो पायलट नाइट विजन सेंसर है, ये अपने आप में बहुत एडवांस्ड लेवल का है। हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 128 टारगेट को एक साथ लॉक कर सकता है। 16 अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ भेदने की, एक साथ हमला करने की इसकी क्षमता है। साथ ही इसका एक लॉन्गबो रडार है और जॉइंट टैक्टिकल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, JTIDS। इस तरह की जो सिस्टम है इसे उच्च गुणवत्ता, एक प्रकार से किसी चीज की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले जो ये रडार है, लॉन्गबो रडार, और संचार जो इसकी प्रणाली है, इससे ये दिन रात किसी भी मौसम में सटीक हमले करने में सक्षम है और युद्ध क्षेत्र में एक गेम चेंजर के रूप में साबित होने की इसकी क्षमता है वो बेहद ज्यादा है। भारत और अमेरिका ने 2020 में $600 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ की डील पर 6 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों के लिए समझौता किया था। पहली खेप इसकी मई 2024 में आनी थी, लेकिन उसमें देर हुई और इसका कारण सप्लाई चेन में बाधा माना गया, और पहली खेप इसकी अब आई है जुलाई में। अगली खेप इसकी नवंबर 2025 तक आने की उम्मीद है।
और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की थी। भारत सरकार का उद्देश्य यह है कि अपाचे जैसे जो प्लेटफॉर्म भारत को प्राप्त हुए हैं, इनके माध्यम से सेना का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, सेना की क्षमता में सुधार किया जाए, भारत की युद्ध क्षमता में सुधार किया जाए और उन्नत युद्ध क्षमता भारत हासिल कर सके, किसी भी तरह के आसन खतरे से निपट सके। अगला प्रश्न है 2017 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूनेस्को से अमेरिका को बाहर निकाला था? यानी अमेरिका ने एक प्रकार से यूनेस्को की जो सदस्यता है वो वापस ले ली थी। 2017 में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ऐसा हुआ था? जो बाइडेन, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश या डोनाल्ड ट्रंप? सही उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में यूनेस्को की सदस्यता से यूएस को हटा लिया था। तो अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से बाहर हो जाएगा। दिसंबर 2026 से ये निर्णय प्रभावी होगा। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। यूनेस्को की जो महानिदेशक हैं ऑड्रे अजूले, उन्होंने कहा है कि ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन काफी अपेक्षित था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी, एक प्रकार से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। उसके बाद जब बाइडेन प्रशासन आया तो बाइडेन ने दोबारा यूनेस्को को ज्वाइन किया था। यूनेस्को की पहचान विशेष रूप से इसके द्वारा कुछ स्थलों को, कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने से इसकी पहचान जुड़ी हुई है, जो कि अपने आप में अलग अलग स्थानों के बारे में शिक्षा के विस्तार करके, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर के, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से लोगों की आपसी समझ को बढ़ावा देकर के वैश्विक शांति का काम यूनेस्को करता है। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194 सदस्य देश हैं। सदस्य देशों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले हमेशा संख्या को कंफर्म करना चाहिए। मेरी पंचायत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका मेरी पंचायत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा विकसित किया है। चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि मेरी पंचायत मोबाइल ऐप को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS प्राइजेस 2025 के तहत चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता एंड आइडेंटिटी, पहचान, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता और लोकल कंटेंट, स्थानीय सामग्री श्रेणी में दिया गया है। सम्मान WSIS के एक प्रकार से 2 दशकों के हाई लेवल इवेंट 2025, इसलिए उसको 2 दशक को +20 लिखा गया है। इसके दौरान 7 से 11 जुलाई को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत को 10 तारीख को प्राप्त हुआ है। इस पूरे समारोह का आयोजन किसने किया था? ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और स्विस कॉन्फेडरेशन के द्वारा सह आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से 10 जुलाई को जो पुरस्कार भारत सरकार की ओर से ग्रहण किया वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के वरिष्ठ निदेशक सुनीता जैन ने प्राप्त किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ऐप जो है ये मेरी पंचायत मोबाइल ऐप, ये पंचायती राज मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल नवाचार के जरिए, डिजिटल इनोवेशन के जरिए जन केंद्रित शासन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को सशक्त बनाना इसका महत्वपूर्ण प्रयास है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के जो मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने इस प्रयास को, जो इस मोबाइल ऐप को पारदर्शिता बढ़ाने, जन सहभागिता यानी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको प्रोत्साहित करने और ग्राम स्तर पर जो सूचना असमानता है उसको दूर करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया है। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का वो स्तर नहीं है जो शहरी क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार के जो मोबाइल ऐप हैं ये सूचना की असमानता को दूर करने का काम भी करते हैं, विशेष तौर से दूर दराज के क्षेत्रों में। पुरस्कार भारत की डिजिटल गवर्नेंस में वैश्विक नेतृत्व का भी प्रतीक के रूप में आप देख सकते हैं। ये पहल स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से केंद्रित है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है? हाल ही में
समुद्र प्रचेत पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम या गोवा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।